स्वागत है आपका जीएस क्लासेज में। शुरुआत करते हैं आज के सेशन में भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण विनिमय का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा के दो शब्दों से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है उसका अध्ययन करना। अर्थात वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के बारे में अर्थात इकोनॉमिक्स के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप ही हमारे दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण आयाम है, जिनके माध्यम से हम आज एग्जाम से जुड़े हुए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जैसे महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश काल में व्यवस्था 3 प्रकार से उन्होंने भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था करवाई गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था? भूमि को कुछ समय के लिए, जैसे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए भूमि को ठेके पर दे दिया जाता था। यानी कि उन्होंने भूमि की एक्चुअल पैमाइश करवाई कि वास्तव में इस भूमि की वैल्यू कितनी है। तो उन्होंने क्या किया? भूमि को ठेके पे देना शुरुआत कर दी। जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा उसको क्या मिलेगी? उसी भूमि का हस्तांतरण मिल जाएगा। कितने साल के लिए? जितना उसमें बताया गया कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ये भूमि आपको दी गई है। जो किस व्यवस्था के अंतर्गत आती थी? आपकी इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी, जो भारत के लगभग 19% एरिया के ऊपर क्या लगाई गई थी? ये अपना काम करती थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके साथ में दूसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, सिंध के एरिया में तथा मुंबई के एरिया में लगाई गई थी, और जिसके प्रस्तावक कौन थे? होल्ट मैकेंजी। और इसके बाद में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसान को रैयत बोला जाता था। इसमें क्या किया था ब्रिटिश सरकार ने? उनका संपर्क सीधा किसानों से हो गया था कि किसान ही उनको क्या देते थे? रैयत, यानी जो किसान है वही क्या देते थे? जितना उनके पास में एक वर्ष के अंदर जितना भी भू राजस्व उत्पादन के माध्यम से उनको जो भी पैदावार हुई है उनकी, उसका कुछ परसेंट हिस्सा वे क्या देते थे? ब्रिटिश को देते थे। जो किसके अंतर्गत आती थी? कि यानी कि किसान का सीधा ब्रिटिश, यानी कि जो उच्च अधिकारी उससे सीधा संपर्क होना। मारवाड़ी में क्या होता था कि एक गांव में एक मुखिया होता था जिसको जमींदार बोला जाता था। वो जमींदार क्या करता था? सभी किसानों से राजस्व इकट्ठा करके ब्रिटिश अधिकारी को सौंप देता था। और इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था? उसमें भूमि को ब्रिटिश अधिकारी जो सबसे ज्यादा अधिक बोली लगाता था किसी जमीन की, उसको हस्तांतरण कर दी जाती थी वो एक निश्चित समय के लिए, और वो उसका एक टाइम में पे करने के बाद में 3 साल तक, 4 साल तक उस पे जो भी उस भूमि से जो उसको उत्पादन मिलेगा वो क्या करता था? उसका अपने हिसाब में वहन करता था। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो लगाई गई थी उसके प्रस्तावक कौन थे? होर्ट मैकेंजी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि हमें ऐसी व्यवस्था एक अपनानी चाहिए। महलवाड़ी भूप्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी? 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा आगरा और अवध में इस व्यवस्था को क्या किया गया था? सबसे पहले लागू किया गया था। फिर है भारत में सकल मूल्य वर्धन में सार्वजनिक योगदान कितना है? जैसे कि भारत में 3 प्रकार की जैसी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें 3 प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा अपना अपना विभाग होता है। जैसे एग्रीकल्चर का भारत में कितना योगदान है? 17 से 18% योगदान कृषि का है भारत में, जो जीडीपी में है। और जो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 54.3% है, जो किसी भी देश की समृद्धि को, यानी भारत क्या है? एक विकासशील देश है, और विकासशील देश में जब भी कोई देश अपनी एक उच्च स्तर पर, यानी कि विकासशील के स्तर पर जब उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, तो उसमें उसका तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंदर कौन सी सेवाएं आएंगी? जैसे कि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बीमा और सामुदायिक। ऐसे क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जब भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था? भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था? 20 रुपए इनके द्वारा लगाया गया था। कि और कब लगाया गया था? ये 1868 ईस्वी में लगाया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जैसे कि भारत क्या था? 1757 से लेके 1947 तक कैसी अर्थव्यवस्था था? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के द्वारा किसी भी देश के ऊपर राजत्व, यानी कि शासन करने के बाद उसकी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना, यानी कि किसी देश का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर अधिकार होना। वो कैसी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा संचालन होना या उसको चलाना कैसी अर्थव्यवस्था होती है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था होती है। अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में लागू की थी? अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले आप सामंतवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सामंतवाद के मतलब को समझिए। सामंतवाद क्या है? एक प्राचीन काल से ही चलती आ रही क्या है, क्योंकि सामंतवाद में क्या होता है? जैसे कि सामंतवाद है, इक्तादारी व्यवस्था है,
सल्तनत काल में। मनसबदारी व्यवस्था कब की है? मुगल काल की, जो अकबर के द्वारा लागू की गई थी। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था? भूमि का कुछ अनुदान। प्राचीन काल में, मुख्यतः हर्षवर्धन के काल में इस व्यवस्था का, कुषाण काल में इस व्यवस्था का क्या देखने को मिलता है? हमारे को चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, यानी कि उस व्यवस्था की एक तरह से उसका स्वरूप देखने को मिलता है। तो सामंतवादी व्यवस्था वैसी व्यवस्था होती थी जिसमें कोई भी राजा अपने आप को दूसरों से सैनिक सहायता लेने के लिए, अपना राजस्व चलाने के लिए क्या करता था? उनको कुछ भूमि का टुकड़ा वितरण कर देता था कि आप इतना जमीन, जैसे कि 5 एकड़ भूमि देने के बाद में उससे कुछ सैनिक सहायता, युद्ध के समय कुछ सामग्री, धन आदि व्यवस्था राजा क्या करता था? उससे प्राप्त कर। वैसी व्यवस्था क्या थी? सामंतवादी। और ब्रिटिश काल में भी क्या था? क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था कि उन्होंने क्या देखा कि ऐसे इतना भारत इतना बड़ा देश है, तो ज्योग्राफिकली उन्होंने क्या किया कि जो राजस्व का जो काम किया गया था, अभी राजस्व इकट्ठा करने का काम तो हमारा रहेगा अभी जितना भी, और प्रशासनिक व्यवस्था चलाना किसका काम रहेगा? ब्रिटिश। जो लोकल जो 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 यानी कि जो लोकल रियासतें होगी, रियासतों के जो शासक थे, छोटे छोटे जो रियासतें बटी हुई थी, उनके शासकों को तो क्या दे दिया गया था? प्रशासनिक व्यवस्था संभालने का काम दे दिया गया था। राजस्व को इकट्ठा करने का काम किसका था? ब्रिटिश अधिकारियों का काम था। तो भारत कैसी व्यवस्था थी? अर्ध सामंतवादी व्यवस्था। हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को ले लेती है और फिर टेम्स नदी में छोड़ देती है। कथन किसका है? जॉन टुलविन का यह कथन है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि एसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। और राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में, यानी कि 2021-22 में, अभी जो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। के बीच में जितने भी एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी वास्तविक उत्पादन होता है उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आय। उनके माध्यम से, यानी कि हमने किसी भी चीज का उत्पादन कर लिया एक देश के अंदर, चाहे कोई बाहर की फर्म हमारे देश में काम क्यों न कर रही हो, उनके द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन को अगर कन्वर्ट करे पैसे में, यानी कि जितना भी पैसा उन चीजें मिलेगा, आयात निर्यात भी होगा एक देश के अंतर्गत, उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय। तो उसका आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जब उसका आयात निर्यात बंद हो। ऐसी अर्थव्यवस्था का एग्जांपल ले सकते हैं हम उत्तर कोरिया को, क्योंकि उसने क्या कर रखा है? वो ना तो किसी निर्यात करता हो ना ही किसी से आयात करता है, यानी कि आयात निर्यात, क्योंकि वो क्या है कि ऐसा ही देश है, यानी कि कूटनीतिक वो किसी भी देश के साथ में संपर्क नहीं रखता हो। तो आयात निर्यात बंद होना कैसी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को सूचित किया था। महबूब उल हक ये बांग्लादेश के क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा क्या किया गया था? मानव विकास सूचकांक की संकल्पना की गई थी। मानव विकास सूचकांक में क्या किया जाता है कि एक देश में, किसी भी देश का व्यक्ति कितना खुशहाल है, प्रकार के उसके भौतिक क्रियाकलाप है, कितने उसके पास में संसाधन है, उन सब चीजों का आकलन मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किया जाता है। उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो महबूब उल हक जो बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री थे, जिनके द्वारा मानव विकास सूचकांक की संकल्पना गया, उनका एक सूत्र दिया गया। तो में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड मध्यकाल में इंग्लैंड विश्व की सुपर पावर यानी शक्तिमान एक देश हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? एक तो उसकी नेवी इतनी मजबूत थी, क्योंकि समुद्री व्यापार क्या होता, काफी विस्तार के पूर्वक होता था। और दूसरा, उसने औद्योगिक ऐसे ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी उद्योगों से जुड़ी, जैसे पहले क्या होता था, तो से काम होता था, सूत बुनने का काम होता था, मशीनरी का कोई ज्यादातर उपयोग नहीं होता था भारत जैसे देश में। मुख्यतः इंग्लैंड में क्या किया? भाप के इंजन का आविष्कार किया और रेलों का आविष्कार हुआ। ट्रेन के माध्यम से क्या होता था? माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि आवागमन क्या होगा? कम समय में होने लग गया। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने क्या किया था? ब्रिटेन को सुपर पावर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसी क्रम में भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में क्या भारत में उद्योगों का प्रारंभ हुआ था। और सबसे पहली मुंबई में सूती वस्ती मिल की स्थापना की गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में। वैसे अगर अतीत की बात करें तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? इस विभाग का गठन किया गया था, अगर मध्यकाल की बात करें। लेकिन उसको एक विस्तार पूर्वक, एक सुचारू रूप से चलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में। और 1854 में क्या हुई थी? 1853-54 में ही भारत में पहली रेल आई थी, जो मुंबई से थाने के बीच में क्या लगभग 8-9 किलोमीटर की, उसने जो दोनों के बीच में थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? भारत क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का क्या होता है? सह अस्तित्व होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का भी एक अपना कर्म होता है और निजी क्षेत्र का भी क्या होता है उसमें अपना। जैसे कि रेलवे है, रेलवे एक ऐसा उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसमें सरकार की भागीदारी है। बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, के अंदर 51% हिस्सेदारी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और 49% की 49% हिस्सेदारी किसकी होती है? पब्लिक सेक्टर की होती है।
तो उसमें क्या है, दोनों का एक सह अस्तित्व है, यानी कि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो जैसे प्राइवेट बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक है, क्या अपने आप में प्राइवेट बैंक है, तो मतलब भारत में कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। जैसे कि हमने उपरोक्त क्वेश्चन में देखा था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, सार्वजनिक निजी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहाँ पे निजी भी अस्तित्व हो अर्थव्यवस्था में और उसका सार्वजनिक अस्तित्व भी हो। अभी देखते हैं कि तीन कठिया पद्धति जो समय में ब्रिटिश काल में लागू की गई थी, तीन कठिया पद्धति समझते हैं यह पद्धति कैसी थी। इस प्रथा के अंतर्गत बिहार के किसानों को अपने अंग्रेजी बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के 3/20 भाग पर क्या करनी होती थी, नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि उन्होंने एक ऐसा अनुबंध करवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो उड़ीसा मुख्यतः उड़ीसा और बिहार के जो किसान थे उनके, कि आपको अपनी जमीन के 3/20 भाग पर क्या नील की खेती करनी पड़ेगी, जो क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया गया था। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जमीन क्या कर ली जाती थी, हड़प कर ली जाती थी। तो इस प्रकार तीन कठिया पद्धति हमने देखी। ददनी प्रथा क्या है, यह भी क्या थी, ब्रिटिश काल के समय की एक प्रथा है। इस प्रथा का क्या काम होता था, इस प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों जो उत्पादन करेंगे, यानी कि मुख्यतः फसलों का, कारीगरों जो किसी भी वस्तु को बनाते हैं, शिल्पी और कारीगर जो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, पेशगी के रूप में धन दे देते हैं। यानी पहले से, जैसे कि जैसी भी कोई खेती करने वाला किसान है, उसको पहले से ही क्या कर देंगे, धन दे देंगे। पहले तो क्या होता था कि उसको कुछ परसेंट हिस्सा अपनी फसल में से क्या देना पड़ता, कर के रूप में देना पड़ता। लेकिन उसमें क्या हो गया, ये ददनी प्रथा में, कि आप मेरे लिए 1 साल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था उसको। जैसे कि 1 साल में वैसे अगर उसकी फसल के हिसाब से देखा जाए तो उसको 10,000 रुपए एडवांस में 5,000 रुपए दे दिए गए, कि आप 5,000 रुपए में हमारे 1 साल के अंदर का जो भी आप काम करोगे वो उसका सिर्फ पैसा हमारे को मिलेगा। ददनी प्रथा में क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता, अग्रिम पैसा देके उसे पूरे साल भर काम करवाया जाता था। फिर है कम्युनिटी प्रथा क्या है, यह प्रथा बिहार व उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के, मुख्यतः कुर्मी जाति के लोगों के द्वारा इस प्रथा करवाया गया था, कि लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाले, यानी कि वो क्या करते थे, जब भी उनको कोई शादी करनी होती थी, कोई भी ऐसे काम जो उनको करने होते थे, क्या करते, अपने मालिकों, अपनी महाजन के पास में जाते। तो महाजन मुख्यतः कौन थे, ब्रिटिश थे उस टाइम पे। तो मुख्यतः ये कौन सा क्षेत्र है, बिहार और उड़ीसा का। अपने जमींदार के पास में या महाजन के पास में जाते थे और उनसे ऋण ले लेते थे, कि मैं आपको इसका एक समय के अकॉर्डिंग के अंदर मैं आपको भुगतान कर दूंगा इसका। लेकिन वो क्या होता था, भुगतान तो कर नहीं पाते थे। जो उसके ऊपर ब्याज मिलता था, यानी कि जितना ब्याज हो गया उनका, उस ब्याज के ऊपर वे क्या करते रहते थे, सेवा करते रहते। तो कम्युनिटी प्रथा, ददनी प्रथा को हमने देखा। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति आयोग, जो योजना आयोग को समाप्त करने के बाद में नीति आयोग की स्थापना की गई है। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब इसको लागू किया गया है, नीति आयोग, जिसका मुख्य फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का गठन कब किया गया है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। अब देखते हैं योजना आयोग। 12 हमारे योजना आयोग है, जिसके अंतर्गत 48-49 में क्या किया गया था, 48 में क्या किया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था। 1951 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था, जो 5 वर्ष के लिए लागू किया जाता था, जिसमें इन्वेस्ट किया जाता था कि किस सेक्टर में हमारे 5 साल के अंतर्गत उसका विकास करना है। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना की फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 में चला था, जिसको इसका मॉडल तैयार किया था, हेराल्ड डोमर मॉडल बोला जाता है इसको। जैसे आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या सा है या क्या है, तो वह मॉडल क्या है, हेराल्ड डोमर मॉडल। और किस पे ज्यादा विकास देने के लिए काम किया गया, कृषि के ऊपर, क्योंकि भारत आजाद हुआ था और मुख्यतः उस समय क्या था, भारत की मुख्यतः लगभग 80% जनसंख्या किसके ऊपर थी, कृषि के ऊपर निर्भर करती थी। और जिसमें इन्वेस्टमेंट, यानी कि करोड़ रुपए में ये इस चीज का बताया गया कि 2070 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कृषि के ऊपर हमारे को 5 वर्ष के अंदर करना है। यानी कि 1951 से लेकर 56 तक हेराल्ड डोमर के द्वारा कृषि पर विकास किया गया था। कब, कितना, 2070 रुपए। फिर आती है द्वितीय, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना प्लान। 1956 से लेकर 61 के बीच में ये प्लान क्या किया था, लागू किया गया था। और इसका मॉडल कैसा था, पीसी महालनोबिस, जिनको भारतीय आर्थिकी का यानी सांख्यिकी का जनक भी बोला जाता है, पीसी महालनोबिस को। और इसमें सबसे ज्यादा इसका मुख्य बिंदु किसके ऊपर था कि 5 साल के अंदर अंतर्गत हमारे को किस पे ज्यादा विकास करना है, तो विकास करना है हमारे को कृषि तथा उद्योग दोनों के ऊपर, हमारे को इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर देना है, उद्योग के विकास पर ज्यादा से ज्यादा बल देना है। जिसके अंदर 4800 करोड़ रुपए का क्या किया गया था, इन्वेस्ट किया गया था, कि हमारे को 5 साल के अंदर 4800 रुपए यानी कि उद्योगों के विकास के लिए हमारे को इसके ऊपर बल देना है। फिर आता हमारा तीसरा 5 ईयर प्लान, जो 1951 से 66 के बीच में चला था। इसको बोला जाता है सुखमय चक्रवर्ती या पीसी महालनोबिस मॉडल। इन दोनों के द्वारा इस मॉडल को तैयार किया गया था, जिसमें बताया गया था कि हमारे को कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर क्या देना पड़ेगा,
बल देना पड़ेगा और 7500 रुपए की क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी 5 साल के अंदर। फिर आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो 1969 से लेके 74 के बीच में चला था। अभी देखते हैं कि 66 से 69 यानी कि बीच में 3 साल का गैप हो गया। उस टाइम पे क्या हो गया था, इमरजेंसी का काल हो गया था, भारत ताशकंद समझौता हुआ था, भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, यानी कि युद्ध के दौरान इन 5 ईयर प्लान को क्या कर दिया गया था, होल्ड पे रख दिया गया था। तो इस प्रकार 1969 में फिर इस 5 ईयर प्लान को लागू किया गया और 1974 तक ये क्या किया था, इसने काम किया था। और इसमें जो मॉडल दिया गया था वो था अशोक रुद्र अमात्रे मॉडल, इनके द्वारा मॉडल तैयार किया गया था। और इसमें केंद्र बिंदु क्या दिया गया था, स्थिरता के साथ में आत्मनिर्भरता, यानी कि हमारे को एक चीज के ऊपर स्टैंड होके और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली हम दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहे, हमारे को कुछ चीजों का उत्पादन स्वयं करना पड़ेगा। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी तैयार की गई थी, 1,59,60,000 रुपए क्या किया गया था, इसमें 15,900 रुपए इसमें क्या की गई थी, इन्वेस्टमेंट की गई। फिर होता है 5वां 5 ईयर प्लान, जो 1969 से 74 से 69 के बीच में लगा था। और डीपी दर मॉडल इसको क्या बोला जाता है, इसका मॉडल तैयार किया था। और इसमें केंद्र बिंदु क्या थे, निर्धरता का अनुमान उन्मूलन किया गया था। इसमें निर्धरता का उन्मूलन किया गया था। जैसे कि हमने देखा, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले भारत पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया था, फिर उद्योगों के विकास पे ध्यान दिया गया था, फिर तीसरे प्लान में कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर ध्यान दिया गया था। उसके साथ में क्या कहते हैं, हमारे को आत्मनिर्भर भी बनना है कृषि और उद्योगों के साथ साथ में। और फिर 5वें 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था, हमने निर्धनता को कम करना है, जो योजनाएं चला के और जिसमें जो इन्वेस्टमेंट अलग लेवल पे ऊपर कर गए। फिर आता छठा 5 ईयर प्लान, जो 1980 से 85 के दौरान चला था। आगत निर्गत मॉडल बोला जाता है कि हमारे को अभी आयात निर्यात के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए और जिसमें रोजगार को बढ़ाना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। और गरीबी तो क्या गई थी, भारत में एक तरह से हर पंचवर्षीय योजना में कई अंग बन गई थी गरीबी को कम करना। तो ये कौन सा 5 ईयर प्लान है, ये 6th 5 ईयर प्लान है, जो 1980 से 85 के अंतर्गत चला था। और इसका मॉडल क्या है, आगत निर्गत मॉडल है। फिर आता है हमारा 7वां 5 ईयर प्लान, जो 1985 से 90 के दौरान चला था। इसके अंदर क्या किया था, वस्तु मजदूरी मॉडल दिया गया था। यानी कि 7वें 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या है, वस्तु मजदूरी मॉडल है। और इसके में केंद्र बिंदु क्या दिया गया था कि कृषि विकास और समृद्ध रणनीति। हमारे को एक ऐसे, क्योंकि हरित क्रांति श्वेत क्रांति से हमारा एक क्या था, उस समय से निकल चुके थे, क्योंकि हरित क्रांति का भारत के ऊपर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा महत्व हुआ था। भारत में गेहूं का चावल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका था। फिर हमने देखा कि कृषि विभाग के साथ साथ हमारे को एक समृद्ध रणनीति भी बनानी है कि कृषि क्षेत्र में हमारे को किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा डालना है, किन किसानों को, जो स्मॉल मार्जिनल जो किसान होंगे, उनको कितनी राशि देकर हम उनको एक समृद्ध किसान बना सकते हैं। तो उसके ऊपर क्या दिया गया था, बल दिया गया था 7वें 5 ईयर प्लान में। फिर आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 97 के दौरान चली थी। इसमें भी क्या होता है, 90 से लेके 92 यानी कि लगभग 2 साल का गैप हुआ था। अभी देखते हैं 90 से 97, जिसको बोला जाता है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसमें क्या दिया है, मानव संसाधन का विकास, यानी कि मानव को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। मानव भी क्या होती है, एक बिजनेस में कैपिटल का रोल निभाती है। और जब मानव संसाधन यानी कि एक मानव भी क्या है, उसके भी कुछ क्रियाकलाप है, यानी कि मानव की स्किल को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास में मैन तो है, लेकिन उनकी पावर को कैसे यूज करना है, उनको स्किल बढ़ानी है, उनको एजुकेटेड करना है, उनको स्टार्टअप इंडिया और अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है मेक इन इंडिया जैसे, अभी उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन वो चीजें पहले भी थी। तो ऐसे स्तर पर शिक्षा का बढ़ोतरी करनी है कि वो अपने आप को एक संसाधन के तौर में, यानी कि एक सक्षम मानव स्किलफुल या बने। फिर देखते हैं 9वीं 5 वर्षीय योजना, 1997 से लेके 2002 के बीच में ये 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसको भी क्या बोला गया है, आगत निर्गत मॉडल बोला गया है। अभी जैसे 9th और 7th और 6th में क्या डिफरेंस है, 6th में क्या है, आगत निर्गत मॉडल का विस्तार, और 9th में क्या है, आगत निर्गत मॉडल, सिर्फ आगत निर्गत मॉडल है इसमें। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आगत निर्गत मॉडल कौन सा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, वो दिया गया था 9वीं में। और आगत निर्गत मॉडल का विस्तार किसमें किया गया था, वो किया गया था 6ठी में। और अभी देखते हैं कि 9वीं में क्या किया गया था, सामाजिक न्याय समानता के साथ में आर्थिक विकास। अभी भारत क्या हुआ था, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के स्तर पे आ गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी खुल चुकी थी। भी अब हम क्या करते थे, अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों को अच्छे स्तर पर कर सकते थे और दूसरे देशों से काफी मात्रा में इन्वेस्टमेंट अपने देश में आने लगी थी। और उसमें क्या किया था, सामाजिक न्याय, हमारे को ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास के साथ साथ में उसके सामाजिक न्याय का, समानता का भी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में उनका आर्थिक विकास होंगी, यानी कि उनकी प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी, उसके ऊपर भी हमारे को इन 5 साल के अंदर अंतर्गत क्या करना है, काम करना है। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से लेके 2007 के बीच में चली थी।
योजना आयोग का पत्र इसका क्या था, मॉडल था। और इसमें क्या किया गया था, सामाजिक न्याय तो था ही था, समानता भी थी और फिर आर्थिक विकास सेम है। दोनों 9वीं और 10वीं में सेम चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था, यानी कि सामाजिक न्याय भी करना है हमारे को, यानी कि हर आदमी तक क्या पूछे, न्याय पूछे, हर आदमी क्या माने, अपने आप को समानता के अनुरूप समझे। और उसका आर्थिक विकास कैसे होगा, उसके लिए हमारे को इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान उसका मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से लेकर 2012 के बीच में क्या चली है, 11वीं पंचवर्षीय योजना चली है, जिसको बोला जाता है योजना आयोग का पत्र। इसमें क्या है, तेजी के साथ समावेशी विकास को क्या करना है, हर चीज को इतनी सटीकता से और एक अच्छे तरीके से करना होगा कि भी आने वाले जो 2007 से 2012 का जो समय है वो क्या करे, देश की जीडीपी में इजाफा हो, देश की विकास दर क्या हो, एक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि पंचवर्षीय योजनाओं का पहली से लेके 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल है, उनमें किस केंद्र बिंदु क्या रहा है और उनका टाइम पीरियड क्या रहा है, जो आपके हर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी की प्राप्ति से, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में है तो उसको 2100 कैलोरी चाहिए, अगर किसी शहरी क्षेत्र में रह रहा है तो उसको 1800 से 1900 कैलोरी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जब हम गरीबी का आंकलन करते हैं तो वह होता है उपभोग व्यय, यानी एक व्यक्ति किन किन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उसके ऊपर हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि कितना व्यक्ति एक समय में कितना उपभोग कर रहा है, यानी कि उसकी कंजम्पशन पावर कितनी है, उसके अनुसार हम प्रति व्यक्ति आय या भारतीय गरीबी को देख सकते हैं। और सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी एक 2002 और 3 में, उसने के द्वारा क्या बताया गया था कि अगर कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर कोई भी भारत का नागरिक अगर 29 रुपए से यानी कि 30 रुपए से अगर कम कमा रहा है तो वो क्या माना जाएगा, गरीबी रेखा से कम खाएगा, ऊपर से है तो वो गरीब नहीं है। अगर 30 रुपए पर मंथ अगर वो कमा रहा तो, अगर शहरी क्षेत्र में है तो अगर वो 40 33 या 35 रुपए अगर उससे ज्यादा कमा रहा तो गरीबी रेखा से मतलब वो गरीबी रेखा में नहीं है। अगर 33 रुपए से या 34 रुपए से अगर कम कमा रहा तो वो क्या है, गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। और किसमें, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पे गरीबी का आकलन किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। फिर है रंगराजन समिति के अनुसार भारतवर्ष में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या गरीबी जनसंख्या का अनुपात कितने प्रतिशत है, यानी कि 30.9% लोग गांव में क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है, और 26.4% रंगराजन समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में क्या है, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, ये किया गया था 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को प्राप्त करना था, यानी कि 2007 तक हम क्या करेंगे, हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे को प्राप्त हो, ऐसा अभियान हम लेके आए थे। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का लक्ष्य क्या है, स्वच्छ व्यवस्था, यानी कि जैसे अभी स्वच्छ भारत चल रहा है उसके अंदर क्या है, निर्मल भारत का जो लक्ष्य रखा गया था, क्या था कि हमारे को स्वच्छ स्वस्थ भारत क्या करना है, निर्माण करना है। क्योंकि स्वस्थ भारत ही क्या करता है कि अच्छे देश का निर्माण कर सकता है, या कि अपने आप को एक विश्व स्तर पर क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। मिड डे मील की योजना कब शुरू की गई थी, 1995 में शुरू की गई थी मिड डे मील की योजना को। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने देखा अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पर्सन, जो आपके हर एग्जाम के, जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी किया था कि आपके चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए ये पर्सन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। और उन्हीं के बिहाफ पे हमने ये सेशन तैयार किया है, यानी कि जो पिछली प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम में आपके आने की संभावना जिन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए पर्सन। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।